तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। गाइस यहाँ पे आज हम देखेंगे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स में हम ये देखेंगे जो भी आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स, इसके आज हम चैप्टर फर्स्ट के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसको पूरा देखेंगे, आंसर सहित देखेंगे, सबका पूरा क्लियरफुली डिस्कशन करेंगे, उसका विस्तार पूर्वक आपको सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कन्फ्यूजन के लिए कमेंट करिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आएगा तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक कह रहा है कि द मास पर यूनिट, क्या कह रहा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। देखिए आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। जहाँ तक प्रयास कीजिएगा आप लोग इंग्लिश वर्ड ही यूज कीजिएगा क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। इंग्लिश थोड़ा सिंपल लग रहा होगा सबको क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आप लोग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़कर बताएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। कह रहा है कि किसी तरल का जो एकांक आयतन होता है, जो यूनिट वॉल्यूम होता है, उस जो यूनिट वॉल्यूम होता है उसकी जो मात्रा होता है उसको हम क्या कहते हैं। देखिए द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। जो किसी तरल का जो एकांक आयतन होता है या इकाई आयतन होता है किसी तरल का, वह एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर या स्टैंडर्ड प्रेशर पर क्या कहलाता है। तो देखिए फर्स्ट है आपका स्पेसिफिक वेट, सेकंड है आपका इसमें मास डेंसिटी, थर्ड है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो आपको क्या पता है क्या कहलाता है। जब इसमें क्या कह रहा है, इसमें यही कह रहा है कि किसी तरल का जो एकांक आयतन होता है वह एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी तरल का क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा सबसे पहले बोला है मास यानी m अपॉन v, यानी v, m अपॉन v आपका क्या होता है, m अपॉन v आपका होता है रो। रो क्या है, रो आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है या तरल का घनत्व होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा मास डेंसिटी। जो आपका घनत्व होता है उसको हम मास डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मास डेंसिटी। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आसानी से आंसर दे दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया मास डेंसिटी। अब अगर पूछ लेता है कि मास डेंसिटी या जो डेंसिटी होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट यानी रो की यूनिट क्या होगी। तो जो रो होता है उसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी यूनिट जो होती है आपकी एसआई यूनिट होती है। तो अगर क्वेश्चन में आपके पूछता है कि जो आपका मास डेंसिटी या डेंसिटी होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो वह होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर इसका एम के एस पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है इसका, अगर एम के एस यूनिट पूछ लेता है तो आप उसको लिखेंगे किलोग्राम पॉन मीटर क्यूब, ठीक, केजीएम, ठीक, किलोग्राम पॉन मीटर क्यूब। लेकिन हाँ आप लोग कहेंगे इसमें चेंजेस क्या है, इसमें चेंजेस क्या है। देखिए जो एम के एस होता है इसमें आपका कुछ ना कुछ फोर्स भी काम करने लगता है, हमने आपको थियोरेटिकल पढ़ाया था उसमें बताया था। या आप लोग इसको और चेंज करके लिख सकते हैं किलोग्राम फोर्स, उसके बाद सेकेंड स्क्वायर अपॉन आप लोग लिख सकते हैं मीटर के पावर 4। इस प्रकार से भी इसकी यह यूनिट होती है एम के एस। देखिए ये हो क्या, उसके बाद आप लोग एक सिंपल सा नोट्स भी याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है ये कि जो तरल का घनत्व होता है वह किसके अनुसार चेंज होता रहता है। तो देखिए जो तरल का आपका घनत्व होता है, जो डेंसिटी होता है फ्लूइड का, लिक्विड का, वह जो होता है टेम्परेचर, वह जो होता है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण, टेम्परेचर एंड प्रेशर के में जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं उसके अनुसार आपका रो जो होता है बदलता रहता है। यानी किसी तरल के जब आपके टेम्परेचर एंड प्रेशर में चेंजेस होंगे तो आपका जो घनत्व है वह बदलता रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से याद कर लीजिएगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स।
सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लेना है। जब इजीली साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है। और जो फिलो ऐप है वह आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। So guys, it's that simple. If any question, just ask Philo. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप फिलो ऐप का प्रीमियम ले रहे हैं तो आप लोग इस कोड को ज़रूर डालें, इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो कोड देखिए आपका यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, इस कोड को आप लोग ध्यान में रखें। अगर इस कोड को आप लोग डालते हैं फिलो ऐप में तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कह रहा है कि द वैल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वैल्यूम। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द वैल्यूम पर यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक वैल्यूम। यानी स्पेसिफिक वैल्यूम मतलब विशिष्ट आयतन। विशिष्ट आयतन क्या होता है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है विशिष्ट आयतन जो होता है उसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि वैल्यूम पर यूनिट यानी कैपिटल वी अपॉन मास, यही स्मॉल वी इक्वल टू कैपिटल वी अपॉन एम होता है। क्या यह सही है या गलत है? तो देखिए जो आपका स्पेसिफिक वैल्यूम होता है वह आपके वैल्यूम पर यूनिट मास के इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी एस। जो वैल्यूम पर यूनिट मास लिक्विड का होता है उसे हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूम बोलते हैं। या इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब यही तो हुआ है कैपिटल वी अपान एम है। और रो बराबर क्या था आपका, रो इक्वल टू क्या था, रो इक्वल टू आपका एम अपान वी था। तो यानी आप लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपान रो, या अर्थात इसको आप लोग कह सकते हैं कि यह मास डेंसिटी का अपोजिट होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एस। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कह रहा है कि वाटर का कितना होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। तो आइए थोड़ा सा हम इसको भी बता देते हैं, वैसे भी हम आपको ये सब पहले ही बता चुके हैं। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वह किसी भी लिक्विड का घनत्व है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लिक्विड का घनत्व या अपॉन और जो जल होता है उसका स्पेसिफिक जो वेट होता है उसके बराबर होता है। अर्थात अगर हम सीधे भाषा में बोलें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोलते हैं, यानी आपेक्षिक विशिष्ट घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व। तो जल के लिए यह हमेशा 1 होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, हम सबका बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जल का वह 1 होता है। और यहीं पर अगर आपका पारे का पूछ लेता है, यानी जो मरकरी होता है उसका अपेक्षिक घनत्व उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 13.6। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम स्फीयर्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब कह रहा है कि जो भी आपके पानी की गिरती हुई बूंदें होती हैं वह किस गुण के कारण गोले के रूप में हो जाती है। जैसे कि बारिश होता है तो क्यों वह मतलब अन्य शेप का नहीं, क्यों वह गोला ही बन जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम स्फीयर्स ड्यू टू द प्रॉपर्टी, किस गुण के कारण जो पानी की बूंदें गिरती हैं वह गोले बन जाती हैं। तो फर्स्ट इसमें सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सेकंड है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, थर्ड है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर एंड फोर्थ है कैपिलरिटी ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अब कहेंगे आप लोग सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्यों हो गया, तो सबसे पहले आप लोग सरफेस टेंशन
होता क्या है इसको समझ लीजिए। सरफेस टेंशन का मतलब होता है पृष्ठ तनाव या तल तनाव। हमने आपको हाइड्रोलिक नाम के एक प्लेलिस्ट में बताया है, लगभग 15-20 वीडियोज़ भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपके 4 या 5 चैप्टर के सभी थियोरेटिकल पार्ट्स को कवर किया गया है। तो इसमें सभी टॉपिक को विस्तार से बताया गया। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता कि सरफेस टेंशन क्या होता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर भी थोड़ा बता देते हैं। देखिए, वहाँ पर हमने ये बताया था कि जो आपका सरफेस टेंशन होता है, जो आपका सरफेस टेंशन होता है, ये क्या होता है। इसमें अगर आपका कोई लिक्विड है और कोई गैस है जो एक दूसरे में ना मिलें, देखिए एक लिक्विड है एक गैस है, आपस में मिलने वाले या द्रव रहें, जैसे कि लिक्विड गैस तो मिलेंगे नहीं, और दूसरा बात है जो द्रव रहें वो आपस में ना मिलें, जैसे पानी और जल हो गया। देखिए ध्यान से सुनिए, किसी द्रव या गैस अथवा एक द्रव और दूसरा द्रव जो आपस में मिल ना सकें, अगर इनके हम जो सतह होती है, इनकी कांटेक्ट सरफेस जो होती है, इनकी संपर्क सतह होती हैं, अगर वह खिंचाव या तनाव में रहें, यानी अगर वह कंप्रेसिव की स्थिति में रहें या टेंसाइल की स्थिति में रहें, कौन, जो दोनों द्रव हैं आपस में मिल नहीं रहे हैं, अगर उनके संपर्क सतहें कंप्रेसिव स्थिति में है या टेंसाइल की स्थिति में है, तो क्या होता है, ये जो कांटेक्ट सरफेस होती हैं एक इलास्टिक मेम्ब्रेन्स यानी एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करने लगते हैं। मतलब आपको दिखेगा नहीं, अब जल है तेल है मिलेंगे नहीं, ऊपर नीचे तो रहेंगे, तो उनके बीच एक क्या होने लगता है, प्रत्यास्थ झिल्ली हो जाता है, जिसे इलास्टिक मेम्ब्रेन्स टाइप का झिल्ली बोलते हैं। ओके, और क्या करता है, जो झिल्ली होता है वो थोड़ा क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेस को भी वियर करने लगता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस को वियर करता है, तो जो पृष्ठों के बीच तनाव रहता है, जो पृष्ठों के बीच टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होता रहता है, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। यहाँ पर तो उतना विस्तार से हम बता नहीं सकते क्योंकि आपका क्वेश्चन भी हमें कवर करना है, तो हमने आपको लेक्चर्स के माध्यम से बताया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो उन्हीं सब की वजह से जो आपके बरसात का पानी होता है, उसके जो ड्रॉप्स आते हैं वह आपके गोले का रूप ले लेती हैं सरफेस टेंशन की वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज देन दैट ऑफ मरकरी। मतलब जो वाटर का विस्कोसिटी है वह मरकरी से हाई होता है या लो होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी जो होता है इसको सुन लीजिए। विस्कोसिटी जो होता है किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण जो तरल की एक लेयर होती है, किसी भी तरल की जो फर्स्ट लेयर या एक लेयर जो होती है वह दूसरी सतह पर फिसलने का विरोध करता है। दूसरी सतह पर फिसलने का विरोध करता है मतलब क्या, जल आप लोग फर्श पे डालेंगे तो आसानी से बह जाएगा, लेकिन अगर शहद डालेंगे तो आसानी से नहीं जाएगा, और जमी हुई जो दही होती है उसको डालेंगे तो आसानी से नहीं बहेगा, दूध आसानी से बह जाएगा। तो क्या कर रहा है कि विस्कोसिटी जो होता है तरल का वह गुण होता है जिसके कारण जो तरल की एक सतह होती है वह दूसरी सतह पर फिसलने का विरोध करता है। ओके, अर्थात कह सकते हैं कि जो तरल की श्यानता होती है उस तरल के कणों को डिफॉर्म करने की आपेक्षिक सरलता या कठिनता की माप होती है। तो देखिए ये सब आपको बहुत नहीं पढ़ना है, इसमें सीधे आपको जानना है कि एक सतह से दूसरे सतह पर जब आप विरोध होने लगे बीच में तो उसी को हम बोलते हैं श्यानता। तो यहाँ पर तो उतना हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हायर, यानी जो आपका विस्कोसिटी ऑफ वाटर होता है वह मरकरी से हाई होता है। देखिए जब हाई होगा तो वह आसानी से बह जाएगा, जब विस्कोसिटी कम होगी तो वह आपका एक जगह फर्श पे पड़ा रहेगा। ओके, और आपको पता ही होगा कि जो आपका जल होता है उसकी श्यानता कम होती है, और जो आपका क्या बोलते हैं शहद हो गया या टार हो गया वह बहुत उसकी विस्कोसिटी जो होती है अधिक होती है, लेकिन कम श्यानता के कारण जल का जो वो क्या बोलते हैं विस्कोसिटी होता है, जल के बहने की क्षमता जो होती है वह बहुत अधिक होती है। तो द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज हायर दैन दैट ऑफ मरकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हायर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, यानी जो पृष्ठ तनाव होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी इकाई क्या होती है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो सरफेस टेंशन के बारे में हमने आपको बताया ही था, तल तनाव के बारे में, तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी जो यूनिट होती है वह होती है न्यूटन मीटर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। क्या है, न्यूटन पर मीटर। ये क्या होता है, यह होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट्स,
स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है उसकी कोई यूनिट होती है या नहीं होती है, तो इसको देखते हैं। तो आपको पता ही है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो क्या होता है। अभी हमने आपको पीछे ही बताया कि जल का ही स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मान लें तो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू हमने बोला था द्रव का घनत्व या तरल का घनत्व, द्रव का घनत्व या तरल का घनत्व अपॉन जल का शुद्ध घनत्व या 4 डिग्री सेल्सियस ले लें उस पर घनत्व। तो क्या होगा, जब घनत्व ऊपर नीचे दोनों तरफ है, दोनों तरफ आपका डेंसिटी है, तो ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, तो इसकी यूनिट होगी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए क्या कह रहा है कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, जो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है वह आपका डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी का प्रोडक्ट होता है, मल्टीपल होता है, तो आपका एकदम गलत है। अगर प्रोडक्ट देख क्या कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है इट इज़ द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यानी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है इक्वल टू होता है आपका डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, तो यह मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो, यानी यह जो है यह गलत है, यह गलत है। सही क्या होगा, सही होगा रेशियो होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ। तो देखिए अभी अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था कि जो सरफेस टेंशन होता है वह होता क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन, यानी जो सरफेस टेंशन होता है वह होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वह सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू कोहेजन ऑफ इट्स पार्टिकल। कह रहा है कि जो किसी द्रव की शांतता होती है, जो किसी द्रव की विस्कोसिटी होती है उसके कणों के कोहेजन के कारण होती है। तो पूछा है सही है या गलत। अब आपको यहाँ पे कोहेजन यानी संसंजन फोर्स के बारे में जानना होगा। तो देखिए विस्कोसिटी पूछा है कि विस्कोसिटी होने का कारण कोहेजन होता है, पूछा है विस्कोसिटी होने का कारण कोहेजन होता है, तो एक श्योर है एकदम होता है। अब जल की जो होती है विस्कोसिटी कम होती है, शहद की दही की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके कण जो होते हैं पास पास होते हैं। तो कण जब पास पास होते हैं तो वहाँ पे आपका कोहेजिव फोर्स कार्य करता है, आसंजन बल कार्य करता है। तो वही कह रहा है कि किसी कण में विस्कोसिटी होने का मेन कारण क्या होता है, तो वह होता है आपका क्या होता है, कोहेजिव फोर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट है, मतलब ये जो वर्ड कहा गया है, वाक्य कहा गया है आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। कह रहा है कि द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। मतलब ये कह रहा है कि किसी तरल का जो इकाई आयतन का भार होता है किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, वह क्या कहा जाता है। तो देखिए वेट पर यूनिट यानी W अपॉन V, कैपिटल W, वेट अपॉन वॉल्यूम, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, इसके रेशियो को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक वेट यानी विशिष्ट भार, यानी बोलते हैं स्मॉल W। तो स्मॉल W यानी जो स्पेसिफिक वेट होता है वह होता है किसी तरल का इकाई आयतन का भार किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। ओके, इसे हम भार घनत्व भी बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, या वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक वेट। तो क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा, नोट डाउन करते हुए जरूर चलेगा। इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी। ओके, न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द स्पेसिफिक वेट इज आल्सो नोन एज वेट डेंसिटी। तो देखिए अभी हमने आपको ऊपर ही बताया कि जो स्पेसिफिक वेट होता है उसको वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब यह जो वाक्य कहा गया यह सही है, मतलब करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कहा है कि द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड
द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डॉट 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 इट्स रेट ऑफ फ्लो थ्रो ए होल इन ए वेसल्स। का है कि किसी द्रव की जो श्यानता होती है किसी पात्र में एक छिद्र से उसके द्रव प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, दर के प्रभाव पर क्या इफेक्ट डालता है, इफेक्ट डालता है या नहीं डालता है। मान लीजिए किसी द्रव की जो श्यानता होता है विस्कोसिटी होता है, अगर किसी होल बर्तन में आपके छिद्र है तो उसके प्रवाह की दर में इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो एकदम श्योर करेगा, निश्चित से करेगा। मान लीजिए कोई आपका वेसल है, यहाँ पे आपका होल हो गया है, तो क्या इसमें आपका विस्कोसिटी का कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखिए वाटर होता तो सीधे बह के बाहर हो जाता, लेकिन जब विस्कोसिटी मतलब वाटर होता तो बह जाता, लेकिन अगर शहद है आपका मतलब ऐसे कुछ फ्लूइड रहें जो आपके जमे हुए रहें तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर बहेगा, जल की तुलना में वो सब कम बहेंगे। तो यह जो कहा गया यह आपका सही आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें आपका सही हो जाएगा, इफेक्ट आपका डालेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट इज टेकन एज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो स्पेसिफिक वेट होता है वाटर का वह एसआई यूनिट मतलब इसका एसआई यूनिट में कितना हम इसको ले सकते हैं। तो देखिए हम कई बताएंगे, बहुत सारे बताएंगे, आप लोग सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन तो लिखा नहीं है। तो देखिए जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है इन एसआई यूनिट में वो क्या होता है, वो आपका फर्स्ट आप लोग लिख सकते हैं 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ये रहेगा ऑप्शन में, तो ये भी सही है। अथवा अगर आपका ये दे दिया है कि 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब ये दे दिया है तब भी सही है। अगर आपका दे दिया है 9.81 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm³ तो ये भी सही है। तो लास्ट ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ एबव या एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज देगा, क्या देगा एनी ऑफ दीज देगा। तो एनी ऑफ दीज पे आप लगा देंगे कि इसमें से आपका कोई भी हो सकता है। ओके, अगला कह रहा है कि अ ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर d is dipped in fluid, the height of rise or fall in the tube is given by। कह रहा है कि कोई ग्लास ट्यूब है जिसका डाया d है, उसको हम फ्लूइड में डिप कर रहे हैं, तो जो ट्यूब के हाइट मतलब उसमें जो जल है उसके ऊंचाई पे और नीचे आने पे एक फार्मूला बनता है, वो क्या होता है। तो जो वह फार्मूला होता है उसको हमने प्रूफ भी कराया था आपको, तो आप लोग देख लीजिएगा। वो फार्मूला जो निकल कर आता है वो होता है 4 सिग्मा कास अल्फा, ऑप्शन में रहेगा 4 सिग्मा कास अल्फा अपॉन स्मॉल w इंटू टी। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है आपका सरफेस टेंशन है। ओके, स्मॉल w क्या है, स्मॉल w जो है आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड है। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है आपका कांटेक्ट एंगल है। जब हमने आपको बताया था विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जल पे किस प्रकार से फोर्स कार्य करते हैं, तो ये सब हमने बताया था, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। और डी तो आपको पता ही है कि डायमीटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस अल्फा अपॉन w इंटू टी। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि विथ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब द राइज ऑफ डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विल। कह रहा है कि अगर हम कोई ट्यूब रहे उसके साइज को अगर हम बढ़ा दें और उसको क्या करें किसी लिक्विड में हम डुबो देते हैं, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या कोई चेंजेस नहीं होगा या लिक्विड के कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, अगर हम डायमीटर को घटाते हैं तो वह आपका इंक्रीज होता है, लेकिन उसके हम साइज को बढ़ा रहे हैं, उसको बड़ा कर दे रहे हैं, तो श्योर है कि अब मान लीजिए पहले मान लीजिए देखिए पहले आपका केवल इतना था, इतना पतला था, ओके, डिप था इतना, तो जल आपका इतना भरा था। ओके, अब इसी को हम फिर से डिप करा दे रहे हैं, इतना चौड़ा कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, जल आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एरिया तो ज़्यादा घेरेगा। और अगर यहीं पे कहा होता है कि इसके डायमीटर को कम कर देते हैं, तो डायमीटर को कम कर दें, इतना कर दें, तो जल इसमें और आपका ऊपर तक चला जाएगा। ओके, तो ये आपका डिक्रीज हो जाएगा अगर हम उसके साइज को बढ़ाते हैं तो। अगला आपका कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड कह रहा है और स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, तो
लिक्विड और प्योर वाटर एक ही तो होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो पता चल गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। कैसे जानेंगे आप लोग? सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए दोनों लिक्विड है, तो आपका लिक्विड है तो आपका मान लीजिए रो ऊपर भी है रो नीचे भी, कट के 1 आ जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 किसका होता है? जल का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्योर वाटर लिक्विड, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड इट्स सरफेस टेंशन। देखिए, जब हमने आपको अभी सरफेस टेंशन के बारे में बताया था तो उसमें आपको हमने ये भी बताया था कि उसमें जो कांटेक्ट होते हैं दोनों द्रव या गैस रहे, ओके, या दोनों द्रव रहे जो आपस में ना मिले, तो उनका जो कांटेक्ट सरफेस होता है उसके बीच में कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेस रजिस्ट होता है, तो उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो उसको यह कह रहा है कि सही है या गलत है, तो यह आपका एग्री हो जाएगा, यह आपका सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही है। 19वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज दैट ऑफ प्योर वाटर, मतलब जो आपका समुद्र का जल होता है उसका स्पेसिफिक वेट और प्योर वाटर का स्पेसिफिक वेट दोनों से, मतलब दोनों रखा गया है। तो कहा है कि जो सी वाटर रहता है उसका स्पेसिफिक वेट प्योर वाटर से अधिक होगा या कम होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए जो सी वाटर है वो आपका एकदम खारा होता है, मतलब नमक की तरह होता है, तो जो उसका स्पेसिफिक वेट होगा वह जल से अधिक होगा। तो यहाँ पे मोर देन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, इसमें से डायमेंशनलेस कौन है। तो स्पेसिफिक वेट के बारे में हमने बताया, तो इसके भी डायमेंशन होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी होती है, विस्कोसिटी तो होता ही है। तो जो यहाँ पर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो आपका यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, आपकी यूनिट लेस होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। तो गाइस आज से आपका स्टार्ट हो चुका है एमसीक्यू, रेगुलर आपको अब वीडियोज मिलते रहेंगे। इसके बाद आपका एनर्जी कंजर्वेशन का वीडियो जल्द ही आने वाला है, सब कुछ रेडी हो चुका है। ओके, तो एमसीक्यू जो है एनर्जी कंजर्वेशन का भी आ जाएगा, चैप्टर वाइज हम पूरा एमसीक्यू कराएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।